प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी बेसिकली लिबरलाइजेशन कर लिया, प्राइवेटाइजेशन, लास्ट पार्ट ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइज, कन्वर्टिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी इनटू अ वर्ल्ड इकोनॉमी, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स। ध्यान से देखना, मीनिंग, सबसे पहली चीज तो मीनिंग आपके परफेक्ट होने चाहिए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के एग्जैक्ट मीनिंग टिप्स पे होने चाहिए। Globalization means integrating the national economy with the world economy through removal of barriers on international trade and capital movements. So integrating the national economy with the world economy through removal of barriers on international trade and capital movements. Globalization is generally understood to mean integration of the economy of the country with the world economy. We are trying to integrate the domestic economy with the world economy. However, it is a complex phenomenon. It is an outcome of the set of various policies that aim to transform the world towards greater interdependence and integration. It involves creation of networks and activities transcending economic, social, and geographical boundaries. In short, globalization aims to create a borderless world. So what do you mean by globalization? It means integrating the national economy with the world economy through removal of barriers on international trade and capital movements. बट इतना छोटा सा पार्ट नहीं है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें रिलेशनशिप बिल्डिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन टुवर्ड्स वर्किंग टुवर्ड्स ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। What changes were made by globalization in the Indian economy? First, the new economic policy prepared a specified list of high technology and high investment priority industries in which automatic permission will be available for foreign direct investment up to 51% of foreign equity. जहां आपने 51% की परमिशन दी, इसका मतलब आप उनको कंट्रोल देने के लिए रेडी हो गए हैं। तो लोन्स तो दे दिए थे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने, बट उन्होंने अपनी कंडीशंस रखी थी कि आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करनी पड़ेगी, तब हम आपको ये लोन्स देंगे। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले कर रहा था अप्रूवल में। इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट्स, ऑटोमेटिक परमिशन, कह रहा है कोई रोका नहीं, कोई हमें हमारे ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं होगी, ऑटोमेटिक परमिशन इज प्रोवाइडेड इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री अप टू अ सम ऑफ रुपीज 1 करोड़। ये तो तब की बात है, अब तो 1 करोड़ में गाड़ी भी नहीं आती। नो महंगी बात। नो परमिशन इज नाउ रिक्वायर्ड फॉर हायरिंग फॉरेन टेक्नीशियंस और फॉर टेस्टिंग इंडिजिनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी अब्रॉड। फॉरेन टेक्नीशियंस आपको हायर करने हैं अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए या अपने किसी भी प्रोसेस के लिए, विदाउट परमिशन आप कर सकते हो। आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया है, आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसकी टेस्टिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो यू कैन गेट द इंडिजिनियसली लोकली डेवलप्ड commodities, you can get them tested abroad. Testing the indigenously developed technology, मतलब यहाँ पे आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाई है जिसकी टेस्टिंग यहाँ हो नहीं सकती, कुछ भी आपने यहाँ पे बनाया है, उसकी टेस्टिंग के लिए आप बाहर जाके उसकी टेस्टिंग करा सकते हो। नो परमिशन इज रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिक अप्रूवल। इन ऑर्डर टू मेक इंटरनेशनल एडजस्टमेंट ऑफ इंडियन करेंसी, पढ़ा था हमने, डिवैल्यूएशन करी गई थी फॉरेन पॉलिसी में, जो चेंजेस आए थे हमने डिवैल्यूएशन करी थी बाय नियरली 20%। इम्पैक्ट क्या होता है डिवैल्यूएशन का? इट विल मेक द एक्सपोर्ट्स चीपर एंड इंपोर्ट्स कॉस्टलियर। तो उसकी वजह से स्टिमुलेटेड एक्सपोर्ट्स, एक्सेलरेटेड एक्सपोर्ट्स, डिस्करेज्ड इंपोर्ट्स एंड इट रेज द इनफ्लो ऑफ
फॉरेन कैपिटल, रिजर्व्स फॉरेन एक्सचेंज के बढ़ गए थे। टू इंटीग्रेट इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड, द यूनियन बजट 1992-93 made Indian rupee partially convertible and then the rupee was made fully convertible. पहले वो convertible था ही नहीं। convertible मतलब आप यहाँ पे आके किसी भी कंट्री की करेंसी लेके आए, इंडियन रुपीज में आप ट्रेड कर सकते हैं। कह रहे नहीं, आपको इंडियन रुपीज बाय करने पड़ेंगे, फिर आप उससे सामान खरीद सकते हो। तो वो फिर कहेंगे भैया हमें नहीं खरीदना है, हमें इतनी टेंशन नहीं पालने की इंडियन रुपीज लेंगे और हमें बाई चांस वो यूज, आपको कोई सामान खरीदना है, इंडियन रुपीज नॉट कन्वर्टेबल, मतलब आप आके डॉलर देके इंडियन रुपीज नहीं ले सकते, ठीक है ना। आपको इंडियन रुपीज बैंक के थ्रू ही, आपको बैंक में पैसा डालना पड़ेगा, आप इंडियन रुपीज फिर आपको वहां से पेमेंट मिलेगी। रेडिली कन्वर्टेबल नहीं है, रेडिली कन्वर्टेबल नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, धीरे धीरे पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी आई कि आप जो मर्जी करेंसी के साथ आए, कुछ परसेंटेज हम आपकी कन्वर्ट कर देंगे, कुछ आपको बैंक के थ्रू ही करनी पड़ेगी। अब फुली कन्वर्टेबल, फुली कन्वर्टेबल मतलब किसी भी कंट्री की करेंसी से आप इंडिया में आके ट्रेड कर सकते हैं, इक्विवेलेंट टू इंडियन रुपी, उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो कन्वर्टेबिलिटी क्यों नहीं अलाउ करते थे पहले? वो चाहते ही नहीं थे कि फॉरेन यहाँ पे आके, मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, they were trying to promote the domestic industry only, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी थी। तो अब नहीं, यू हैव टू ग्लोबलाइज, यू हैव टू इंटीग्रेट विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, तो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी करनी पड़ेगी। A new 5-year export import policy of 1992 to 97 was announced by the government to establish the framework of globalization of India's foreign trade. The policy removed all restrictions and controls on external trade and allowed market forces to play a greater role. कह रहे restrictions, जो उन्होंने quota restrictions, tariff restrictions डाली हुई थी, सारी restrictions हटा दी। कह रहे market अपने हिसाब से, डिमांड है खरीदो सामान अपने आप, market forces will determine the rates, they will determine the trade, there will be no government intervention. In order to bring the Indian economy within the ambit of global competition, the government has modified the customs duty to a considerable extent. Accordingly, the peak rate of custom duty has been reduced from 250% to 10% in 2007-8. कुछ luxuries import cars होती हैं, उन पे अभी भी कहीं कहीं जगहों पे 100% ड्यूटीज हैं, बट मेजॉरिटी चीजों पे कहाँ पहले 250% कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, अब वो काफी सारी रिड्यूस कर दी है, काफी सारी। तो these changes were made by globalization to make Indian economy an open economy, to integrate it with the world economy. Purpose was to create a borderless world. तो क्या ग्लोबलाइजेशन अच्छा था या बुरा था? कह रहे उसके फायदे भी, जैसे प्राइवेटाइजेशन का था, वैसे ग्लोबलाइजेशन पॉजिटिव इफेक्ट्स भी थे, नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे। तो पॉइंट्स इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, मार्केट्स ही एक्सपैंड हो गई थी। सोचो ना कि आप एक लिमिटेड एरिया के साथ डील कर रहे हो, अब आपकी रीच ही कितनी ज्यादा बढ़ गई है। एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, कितनी चीजें थी जो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, अब जो आपको चाहिए जहां से चाहिए मिलेगा। Advanced technology, better future prospects for large industries of developing countries to become important players in the international arena. Better future prospects for large industries, कह रहे जो एक कंपनीज यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, वो कह रहे हैं इंडियन मार्केट तो बहुत छोटी है, इसके लिए तो हमें और पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, तो वी हैव नो मोटिवेशन टू एक्सपैंड फर्दर। लेकिन जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुई तो नाउ दे हैव बेटर प्रोस्पेक्ट्स, कह रहे आपने जितना सामान बनाना है बनाओ, जितना ग्रो करना है करो, आपके प्रोडक्ट्स के बायर्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल ही जाएंगे। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बढ़ गए थे। बेटर प्रोस्पेक्ट्स फॉर स्किल्ड पीपल, ऐसे ही एजुकेशन है कि भाई साहब आपने जितना पढ़ना है पढ़ो, इंडिया नहीं तो अब्रॉड आपके लिए बहुत ज्यादा
अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी। तो कितने लोगों से ब्रेन ड्रेन की पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स। तो ग्लोबलाइजेशन की ये सारी एडवांटेजेस हैं। बेटर प्रोस्पेक्ट्स फॉर स्किल्ड पीपल अक्रॉस द ग्लोब to increase their earnings by utilizing their skills. So these were the points in favor of globalization. Points against globalization. कह रहे जो ग्लोबलाइजेशन का फायदा होगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड इकोनॉमीज को होगा, बड़े बड़े। कह रहे आपने आपकी द एंटायर वर्ल्ड इज अ सिंगल कंट्री, बॉर्डरलेस एनवायरनमेंट, तो कोई भी किसी से सामान खरीद सकता है, कोई भी किसी को सामान बेच सकता है। तो फायदा किसका होगा? फायदा तो उसका होगा ना जो टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहा था, फायदा तो उसका होगा जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहा था, क्योंकि अब उससे कोई भी सामान ले सकता है, पहले नहीं ले सकता था। ऑप्शन अवेलेबल होने से कोई उससे थोड़ी ना सामान लेगा जो घटिया सामान बना रहा है। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है, उनके पास तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही नहीं है, उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो इतने एडवांस कमोडिटीज बना सकें, अच्छी क्वालिटी और कंपेटिटिव प्राइसिंग कर सकें। Benefits of globalization accrue more to developed countries as they are able to expand their markets in other countries. ज्यादा फायदा किसका होता है? डेवलप्ड कंट्रीज का। Globalization comprises the welfare and identity of people belonging compromises. Sorry, comprises doesn't make sense. So yes, globalization compromises the welfare and identity of people belonging to poor countries. पहली बात, ग्लोबलाइजेशन का पर्पस क्या था? टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स। इट वाज नेवर टू प्रोटेक्ट द इंडियन इकोनॉमी। तो जो वीक है वो तो और ज्यादा एक्सप्लॉइट होगा, जो वीकर सेक्शन है वो तो और ज्यादा एक्सप्लॉइट होगा, क्योंकि अब लोगों की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएंगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ग्लोबलाइजेशन कॉम्प्रोमाइजेस द वेलफेयर and identity of people belonging to poor countries. Market-driven globalization increases the economic disparities among nations and people. As a result of globalization, MNCs have gained strong position in the developing countries, due to which domestic companies are forced to face stiff competition. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन तो और ज्यादा बढ़ गया कि पहले आपको सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के साथ compete करना था, वर्ल्ड ओवर कंपटीशन कितना ज्यादा स्टिफ है। तो वो जो टर्म आती है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ग्लोबलाइजेशन में वो हो गया है। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना रहे, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, चेंजेस मेड बाय ग्लोबलाइजेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव effects of globalization.